हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा है डे नंबर 2 ऑफ सीडीपी सीरीज फॉर ऑल टेट एग्जाम्स, चाहे फिर वो एचटेट हो, सीटेट हो, रीट हो, DSSS हो या कोई भी आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। अभी यूटेट भी आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये सीरीज रहने वाली है। आज डे नंबर 2 रहेगा हमारा, और टॉपिक में लूंगी रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या संबंध होता है वृद्धि और विकास के बीच में। हमने दोनों को ही डिटेल में पढ़ लिया है, ग्रोथ भी आपका कंप्लीट करवा दी और डेवलपमेंट भी। इसके बाद हम वो फैक्टर्स देखेंगे, वो तत्व देखेंगे जिनका प्रभाव वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास पर देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या विकास और वृद्धि में संबंध होता है। तो जो ग्रोथ होती है ये छोटी होती है या बराबर हो सकती है डेवलपमेंट के। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ कम रह गई है लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, यानी छोटी उम्र में ज्यादा विकास देखने को मिलता है, ज्यादा गुण आ जाते हैं। ये हमने कल भी बात की थी, उसी का एक समरी सी यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद मैंने ये डायग्राम भी आपको कल बताया था कि जो ग्रोथ है वो क्या एक छोटा सा हिस्सा है। ये देखो आप, ये छोटा सा हिस्सा है किसका, विकास का। इसीलिए हमने विकास को ग्रोथ से, वृद्धि से बड़ा बताया है और बराबर उस केस में होता है जितनी ग्रोथ है उसी के लेवल के हिसाब से विकास भी उतना ही हुआ है। और विकास क्या है, ज्यादा बड़ा होता है। अब जो वृद्धि है वो क्या है, हमारी कंक्रीट है यानी मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे कंक्रीट भी कहते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में लिंक होते हैं। अब हम वो तत्व देखेंगे, वो फैक्टर्स देखेंगे जिनका इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर जो आता है वो है हेरिडिटी, जिसे हम आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी का मतलब है वो सारे गुण जो हमें हमारे पैतृक के भंडार से मिलते हैं। जितने हमारे पूर्वज रहे हैं उनके कुछ गुण जब हमारे अंदर हमारे माता पिता के जरिए आते हैं तो वो जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे अंदर ये सारे गुण आ रहे हैं उसे हम आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब जो इनके जन्मदाता है यानी हेरिडिटी का जिक्र किसने किया, कौन इनका फादर माना जाता है, तो वो माने जाते हैं मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग अलग यहाँ पे जो मटर के पौधे होते हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मान लो एक पौधा तो ये है मटर का जो बड़ा है और एक ये है छोटा। तो जब इन दोनों से एक नया मिलकर एक मटर का पौधा बनेगा तो किस तरीके का बनेगा। अब देखो ये बड़ा था, ये छोटा था, तो वो हो सकता है वो बड़ा बने या हो सकता है वो छोटा बने या हो सकता है कि दोनों ही छोटे बने या दोनों ही बड़े बने। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या हमारे पास अलग अलग प्रकार के पौधे मिल सकते हैं। तो इनका मानना ये था कि इनके भी जो पूर्वज हैं यानी इनसे ये कहाँ से बना, ये जिन दो पौधों से बना उनमें क्या गुण थे, हो सकता है उनमें से किसी का गुण इनके अंदर आ जाए। तो इसी तरीके से हमारे साथ होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पैतृक हैं, उनका जो भंडार है अलग अलग गुणों का, उन्हीं में से जब हमें कुछ गुण मिल जाते हैं हम उन्हें हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। आप चाहो तो बायोलॉजी के अंदर पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से डिटेल में दे रखा है। और इसी वजह से इनके इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने कहा कि जब किसी का विकास होता है, किसी की वृद्धि होती है, तब वहां पे हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो गुण होते हैं जो हमारे पैतृकों से हमें मिलते हैं वो जो है उनका असर पड़ता है देखने को ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास के ऊपर। इसीलिए इसे हम जनक या फिर जन्मदाता कहते हैं, आनुवांशिकता का। इसके बाद ये जो हेरिडिटी है, अब हेरिडिटी से हमें कैसे गुण मिलते हैं, हमारे जो माता पिता हैं इनके जरिए जो हमें गुण मिले हैं वो कैसे मिले। हम कहते हैं अरे इसके बाल तो इसकी मम्मी जैसे हैं, अरे इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी हैं। मतलब हमें जितने भी गुण मिलते हैं वो स्थिर रहते हैं पूरे जीवन तक। जैसे अगर मानो किसी के पापा की आईज जो है, आंखें हैं, वो ब्लू रंग की है, उसके बच्चे की भी आंखें ब्लू रंग की है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके बच्चे की आंखें अभी ब्लू रंग की हैं और 5-10 साल में बदल जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने गुण हमें हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से मिलते हैं वो सारे स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी बदलते नहीं है। जैसे इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मैंने बता दिया आईज का कलर आ जाएगा, जो आपके बालों का टाइप होता है वो आ जाएगा कि किसी के घुंघराले बाल होंगे, किसी के बिल्कुल स्ट्रेट हेयर होंगे। इसके बाद जितनी भी हमारे अंदर वृद्धि होगी, जितना भी हमारा विकास होगा, उसका एक बेस
कौन प्रोवाइड करता है? हेरिडिटी प्रोवाइड करती है। एक बेस बना दिया, एक आधार बना दिया है हेरिडिटी ने, जिसके ऊपर जो है धीरे 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 करके किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की यहाँ पे वृद्धि और विकास देखने को मिलेगा। इसके बाद ये क्या है? हमारे नेचर से रिलेटेड है, यानी हमारी प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी होगी, हम दिखेंगे कैसे, हमारा नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें कौन इन्फ्लुएंस करता है, किसका प्रभाव है इसके ऊपर? हेरिडिटी का। इसीलिए हम इसको कहते हैं नेचर। अगर आपसे जिक्र किया जाए नेचर का क्वेश्चन में, तो आप किसकी तरफ जाओगे? हेरिडिटी की तरफ। इसके बाद ये इनेट होता है, जैसे यहाँ पे बात किया था, ये स्थिर भी होता है, जैसे आंखों का रंग, जैसे बालों का टाइप, वैसे ये जन्मजात होता है। जन्म से ही बच्चे को एक गुण मिल जाते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही लोग देखने लगते हैं, अरे ये तो ऐसा दिखता है, अरे ये तो उसकी दादी जैसा दिखता है, अरे ये तो उसकी बुआ जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया है, वो उन चीजों के साथ जन्मा है, वो जन्मजात चीजें हैं, वो गुण, वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे जन्मजात हैं, इनेट है। इसलिए हम कहते हैं हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो जन्मजात होता है। अब ये जो हेरिडिटी है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखने हैं, वो एक बार हम कवर करते हैं। अब हम देखेंगे हेरिडिटी के कुछ नियम, लॉ। 3 लॉ होते हैं हेरिडिटी के, जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि किस तरीके से हेरिडिटी इफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्या प्रभाव डाल सकती है। 3 तरीके होते हैं जिसके अनुसार माना जाता है कि यही 3 तरीकों से हमें डेवलपमेंट एंड जो हमारी ग्रोथ है उसके ऊपर असर देखने को मिलता है। इसमें से पहला लॉ हमारे पास होता है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, या फिर सिमिलैरिटी भी हम इसे कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे समानता का नियम। इसमें क्या होता है? हेरिडिटी, ये तो हमने देख ही लिया, वो सारे गुण जो हमें हमारे माता पिता से मिलेंगे, और ये जो गुण होते हैं हमें हमारे पैतृक यानी हमारे पूर्वजों के भंडार में देखने को मिलते हैं। इसके बाद रिजेम्बलेंस का या सिमिलैरिटी का मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स होगा, जो माता पिता होंगे, उनका बच्चा बिल्कुल उन्हीं की तरह सिमिलर होगा, उन्हीं को रिजेंबल करेगा, यानी बिल्कुल उनके समान होगा। अगर किसी के मम्मी पापा, किसी के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। किसी के मम्मी पापा थोड़े डल हैं, उनका बच्चा भी थोड़ा डल होगा। यानी एग्जैक्टली क्या होगा? सिमिलर उन्हीं की तरह होगा। उसके जो गुण होंगे वो अपने सिमिलर होंगे, अपने माता पिता की तरह। इसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, या फिर जिसे हम कहेंगे प्रतिगमन का नियम। इसमें क्या होता है कि माता पिता कैसे भी हों, लेकिन बच्चा एवरेज होगा, इसे हम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी के मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो बच्चा एवरेज होगा, बीच में रहेगा, मीडियम रहेगा, ना ज्यादा बढ़ेगा ना बिल्कुल डल हो जाएगा, मीडियम रहेगा, एवरेज में रहेगा। उसके बाद किसी के मम्मी पापा थोड़े डल हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उनका बच्चा क्या करेगा? एवरेज रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन का नियम। इसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, जिसे हम कहते हैं भिन्नता का नियम। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मान लो किसी के माता पिता दोनों बहुत ही शांत है, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनका बच्चा बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ही ज्यादा शरारती है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्सेल है, तो हम कहेंगे कि ये इस केस में जो लॉ ऑफ वेरिएशन है उसने काम किया है। जब उस बच्चे के गुण जो है अपने माता पिता से आए हैं, तो उस समय वो गुण आए हैं जो उसके माता पिता के नहीं, उसके पूर्वजों के भंडार से आए हैं। इस वजह से लॉ ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है कि माता पिता से भिन्न उसे गुण यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास लॉ थे, रिजेम्बलेंस, रिग्रेशन और वेरिएशन। इसे हम सिमिलैरिटी का लॉ भी कहते हैं। इसके बाद जो हेरिडिटी है, इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, डेफिनेशन दी है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन है वो आपसे सीधे पूछ लेता है, तो वो जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हें मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगी और उसके बाद बता देती हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आ जाएंगी तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी। इसी तरीके से गाल्टन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हेरिडिटी क्या होती है। क्या नाम है इनका? गाल्टन। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब के इन्होंने मैथ्स यानी स्टैटिकल वे में बताया था कि कितने कितने अंकों के हिसाब से हम मानेंगे कि हेरिडिटी कैसे ट्रांसफर होगी, बच्चों में कैसे आएगी। तो ये जो किताब है इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है हेरिडिएटरी जीनस, या फिर हम कह सकते हैं हेरिडिएटरी जीनस। तो ये इनकी बुक का नाम है।
अब ये जो बुक है इसके अंदर इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया है, स्टैटिक्स जो तरीका है वो अपनाया है। जैसे कि ये कहते हैं, इनका मानना यह है कि 1/n जो है इस तरीके से बच्चों के अंदर आनुवंशिकता जाती रहती है। जैसे अगर कोई बच्चा है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, इरेज कर देती हूँ इसे। जैसे ये बच्चा है तो इनका मानना ये था गाल्टन का कि इनके माता पिता के गुण इनके अंदर 1/2 आएगा। इसके बाद जब ये आगे देखेंगे तो इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके दादा दादी हैं, 1/4 उनके गुण आएंगे। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनकी 1/8 आएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। ये इनका मानना था कि इस स्टैटिक्स अंकों के हिसाब से इन्होंने बताया किस तरीके से जो गुण है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये गाल्टन का तरीका था। इसका जिक्र हमें इनकी किताब हेरिडिटरी जीनस में देखने को मिलता है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बताया। डेफिनेशंस लिख देती हूँ एक बार। ये 2 डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी से रिलेटेड। सबसे पहली है बी.एन. झा की। इनका मानना यह है कि हेरिडिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जितने भी सम है, जितने भी टोटल ट्रेट्स हैं, गुण है, उन सब का जो सम है उसे ही ये हेरिडिटी का नाम देते हैं। इसके बाद आता है रूथ बेनेडिक्ट का। इनका मानना है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, की जो ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट कर रहे हैं पेरेंट्स वो सारे गुण कहां से कहां तक, अपने आप से लेकर अपने आने वाले जो शिशु है, अपने आने वाले जनरेशन है उसको, तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये फैक्ट बेस्ड होती है, इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। अब ये हमारा सबसे पहला फैक्टर जो हेरिडिटी वो यहाँ खत्म होता है। दूसरा फैक्टर हम इन्वायरमेंट लेंगे यानी वातावरण। अब दूसरा तत्व जो फैक्टर है प्रभाव डालता है किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास के ऊपर, वो है हमारा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक होता है। हमने देखा था हेरिडिटी जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जो हमारी आनुवंशिकता थी वो क्या थी, स्टैटिक थी, वो स्थिर थी, उसमें बदलाव नहीं आता। जैसे हमने देखा हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टाइप। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। हमने देखा है कि जो इन्वायरमेंट है वो हम बदल सकते हैं। आप जैसे जैसे जगह बदलते जाओगे आपका इन्वायरमेंट बदलता जाएगा। आपका स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होगा, आपका घर का इन्वायरमेंट अलग होगा, बाहर पार्क में जाओगे वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा। तो बात इतनी सी है कि जो वातावरण है ये गतिशील है, बदलता रहता है, कभी फिक्स नहीं रहता। जैसे हमने देखा हेरिडिटी फिक्स रहेगी, मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी मेरी आंखों का रंग ऐसा ही रहेगा, मेरे बाल इसी प्रकार के रहेंगे। लेकिन जो वातावरण होगा वो बदलता रहेगा, यानी डायनामिक है, वो गतिशील है। इसके बाद ये जो इन्वायरमेंट है ये नर्चर करता है। हमने देखा था कि जो हेरिडिटी है वो हमारी प्रकृति को डिसाइड करती है कि हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। लेकिन वो जो व्यवहार है उसका पालन पोषण करना, हमारा जो पालन पोषण कौन करता है, हमारा वातावरण करता है, इन्वायरमेंट करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो इन्वायरमेंट है ये नर्चर होता है। इसके बाद बात आती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने ये कहा है, देखो जब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हेरिडेटियंस थे, यानी जो लोग ये बिलीव करते थे, इस बात पे जिन्हें यकीन था कि आनुवंशिकता ज्यादा जरूरी है, वो बोलते थे कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऐसी बात हो गई कि गाड़ी इंपॉर्टेंट है या इंजन इंपॉर्टेंट है या तेल इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जब तक मिलकर काम नहीं करेंगी, जब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। हमने देखा जो हेरिडिटी है वो एक बेस प्रोवाइड करती है, आधार प्रोवाइड करती है, और उसको आगे उसका पालन पोषण करने का काम कौन करता है, डेवलपमेंट यानी विकास करता है। इसीलिए हम इसे नर्चर का नाम देते हैं। अब जो वुडवर्थ थे उन्होंने ये बोला कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसकी जो लेंथ है उसको हम गुना करते हैं ब्रेथ से। तो वैसे ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, इंसान है, वो जो पूरा का पूरी उसकी पर्सनैलिटी है वो बना कैसे है, वो जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बना। इनका कहना है कि हेरिडिटी में हम इन्वायरमेंट जोड़ते नहीं है, ना ही हम इन्वायरमेंट में हेरिडिटी जोड़ते हैं। हम दोनों को मिलकर जब इस्तेमाल करते हैं तब जाके किसी का व्यक्तित्व बनता है, पर्सनैलिटी बनती है, तब जाके उसकी वृद्धि और जो विकास है वो होता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को किसने कहा है, तो वो वुडवर्थ ने कहा है। नाम तो इसका भाई हिंदी में यही लिखना पड़ेगा, वुडवर्थ।
तो ये हमारा दूसरा फैक्टर था इन्वायरमेंट। अब बाकी के जो फैक्टर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो पहले कवर हो चुके हैं। वो कवर कैसे हुए? क्योंकि आप जितने भी फैक्टर सोचोगे, जितने भी सोच सकते हो, सारे के सारे आप एक जगह नोट डाउन करना, और जब आप उन्हें कंपेयर करोगे तो आप देखोगे या तो वो हेरिडिटी में आएंगे या फिर वो इन्वायरमेंट में आएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी भी बच्चे की अगर स्वास्थ्य, उसका हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप बोलोगे कि वो कैसे उसकी वृद्धि होगी, कैसे उसका सही से विकास होगा। तो सबसे पहले बात आती है हेल्थ, जो है वो हेरिडिटी फैक्टर भी होता है, क्योंकि उसके माता पिता के अंदर से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ गई बच्चे में, तो यह हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, वो स्वच्छ जगह रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो ठीक से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, तो दोनों ने मिलकर काम किया। तो इसी तरीके से बाकी फैक्टर होंगे। जैसे इन्वायरमेंट में दो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंट वो होता है जो माँ के गर्भ में उस बच्चे को मिलता है, कि माँ का उस समय मानसिक संतुलन कैसा है, मानसिक जो है विकास उसकी माँ का ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, उसकी माँ ठीक से एक्सरसाइज कर रही है नहीं कर रही है, खाना ठीक से खा रही है या नहीं खा रही है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद का इन्वायरमेंट भी शुरू हो जाता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी बाकी फैक्टर हैं वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो आप इस तरीके के और फैक्टर भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसी लगी वो बताना मत भूलना। आज मैंने यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे बनाई है वीडियो, क्योंकि मैंने जब खुद वो वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, उस पर लाइट ज्यादा आ रही है तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से फोन से वीडियो बनाती हूँ, इस वजह से ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाई। धीरे धीरे इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। जैसे आप मुझे बताना आज पहले से ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऑडियो क्लियर रहती है नहीं रहती है, और नोट्स का मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो आप पहले मुझे कमेंट में यस टाइप करके बता देना, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।